हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के बारे में। जो ये डिजास्टर आप देख रहे हैं कहाँ हो रहा है, ये हमारा उत्तराखंड हिमाचल में जो आपके नॉर्थ इंडिया पे जो हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। बाकी लोगों ने इस डिजास्टर को देखा होगा कि कितनी बड़ी तबाही हो रही है हमारे नॉर्थ इंडिया में, मगर ये टॉपिक मैं इसलिए लाया हूँ कि इसका रीज़न नहीं पता है किसी को, क्यों ये हो रहा है, इसका मेन कारण क्या है। अगर जब तक आपको इसका रीजन नहीं पता है तो जब तक आप इसको सुधार भी नहीं पाएंगे। और बेसिकली ये आपकी सिविल सर्विस का सबसे बड़ा हब हो गया, क्योंकि इससे बहुत सारी इकोनॉमी भी लॉस हो रही है, लाइफ भी लॉस हो रही है, और ये डिजास्टर का टॉपिक भी है, इन्वायरमेंट का भी टॉपिक है और ज्योग्राफी का भी टॉपिक है, तो कहीं से भी आपको पूछेंगे। इसलिए मैं इसको डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ आज इस वीडियो में कि इसके कारण क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो आज अपन चलते हैं इस डिजास्टर को डिस्कस करने के लिए कि इसके कारण और क्या है। ठीक है, बेसिकली मेन कारण इस डिजास्टर को, मेन कारण आईएमडी ने क्या बोला है, फ्लैश फ्लड का नाम दिया है। किसका नाम दिया है? फ्लैश फ्लड। ठीक है, ये फ्लैश फ्लड होता क्या है? ठीक है, फ्लैश फ्लड वो होता है कि जब हेवी रेनफॉल होती है, 6 घंटे के अंदर एक बहुत हेवी रेनफॉल होती है, तो जो वाटर है वो सेडिमेंट को लेके साथ बहता है और वो बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट करता है। फ्लैश फ्लड इसलिए डिजास्टर क्रिएट करता है क्योंकि उसके पास सेडिमेंट भी होते हैं और वाटर भी होता है, तो उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता है, मास बहुत बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से वो फोर्स बहुत करता है, तो वो तबाही बहुत बड़ी बचाता है। ठीक है ना, इसके कारण क्या है? फ्लैश फ्लड आने के जो नॉर्थ में आपका डिजास्टर है उसका कारण क्या है? उसके बेसिक 2 कारण होते हैं, एक होता है नेचुरल कारण और एक होता है मैन मेड कारण। ठीक है ना, ये आपने 6 की एनसीईआरटी में पढ़ाई है, तो पहले मैं बेसिक समझाता हूँ, फिर उस टॉपिक के टिपिकल आज क्या हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। पहला कारण ये आपने देखा ही होगा, मैंने इसको 2 में डिवाइड कर दिया है, आप देख लीजिए। बेसिकली इसका कारण है, नेचुरल कारण में है आपका मानसून रेन। हाँ, तो मानसून रेन हो ही रही। दूसरा है कि साइक्लोन और ट्रॉपिकल स्टॉर्म आते हैं, क्लाउड बर्स्ट होता है, क्लाउड बर्स्ट भी हो रहा है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल ओवर द पार्ट ऑफ इंडिया, तो कभी कभी अनइवन होती, कहीं ज्यादा होती, कम। ये कौन सा हो गया कारण? नेचुरल। अब मैन मेड कारण क्या है? डिफॉरेस्टेशन। आप तो पता ही है, कोई भी आजकल इकोलॉजिकल कोई भी हो रहा था, सबसे मेन कारण आज का डिफॉरेस्टेशन। लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन के कारण ही क्या हो रहा है? लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, जमीन खराब हो रही है, किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन। पुअर ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम मतलब पानी की जो नेचुरल ड्रेनेज होता है उसको कट करके आप इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हो, रोड बना लेते हो, घर बना लेते हो, तो उसका ड्रेनेज सिस्टम पूरा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड आने का मेन कारण ये भी, क्योंकि वो पाथ चेंज करता है तो वो इरोजन करता है। समझ में आया? दूसरा, ओवरक्राउडिंग मतलब जितने हिमालय में रेन के लिए सस्टेबल नहीं हो सकता, उससे ज्यादा पॉपुलेशन वहां जा रही है, तो उसके लिए ज्यादा पॉपुलेशन जा रही है, तो क्या जा रहा है? ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है, ज्यादा रिसोर्स यूज हो रहे हैं, तो रिसोर्स यूज कर रहे हैं तो किसको डैमेज कर रहे हैं? हम इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहे हैं। ठीक है, चेंजिंग द रिवर कोर्स, रिवर धीरे दिन पे दिन अपना कोर्स चेंज कर रही है, किसकी वजह से कर रही है? ये भी रीजन इसी का है, रिवर कोर्स करने का, डिफॉरेस्टेशन की वजह से कर रही है। फिर रिवर अपना कोर्स क्यों चेंज कर रही है? आप यहाँ बड़े बड़े डैम बना लेते हो या फिर आप रोड बना लेते हो, तो रिवर फिर अपना पाथ चेंज कर देती है, उसकी वजह से भी सबसे बड़ा नुकसान होता है। पोल्यूशन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड और डैम फेलियर, डैम बड़े बड़े डैम बनाने के बाद डैम के फेलियर की वजह से भी ये चीजें हो रही है। अब अपन चालू करते हैं कि जो नोट, ये तो हो गया बेसिक फ्लैश फ्लड आने का कारण। अब मैं बता रहा हूं कि अभी जो हिमाचल में आया उसका कारण क्या है, पर्टिकुलर उसका कारण क्या है, उस पर बात करते हैं। ये मैंने जो समझाया है, क्या समझाया है? बेसिक फ्लैश फ्लड का कारण होते हैं ये सारे टॉपिक्स। ठीक है ना, बेसिक आंसर। मगर आपसे पर्टिकुलर इस बार नॉर्थ इंडिया का पूछा जाए कि ये क्यों आ रहा है, इसका कारण बताओ। इसका पहला कारण नेचुरल है। पहला, ढंग से समझिए, आपने सुना होगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वो होता है कि मेडिटेरियन सी से इंडिया में पानी आता है। कहां आता है पानी? इंडिया में पानी आता है। ठीक है ना, वो कब आता है? दिसंबर पे, उसको बोलते हैं हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। मगर वो कौन लेके आता है? जेट स्ट्रीम लेके आती है। कौन लेके आती है? जेट स्ट्रीम। ठीक है, ये आपका मेडिटेरियन सी है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। अब वो उसको पानी को कहां लाती है? इंडिया पे लाती है। ठीक है, इंडिया पे पानी लाया जाता है। किसके कब लाया जाता है? बेसिकली ये होता है दिसंबर में। मगर ये जेट स्ट्रीम अब भी पानी लेके आ गई है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के थ्रू। कहां लेके आ गई? इंडिया पे। अब ये इंडिया है हमारा, यहां इसका पानी आया है। ठीक है ना, इसको ऐसा बना दो, ये इंडिया है। अब इधर से कौन सी आ रही है? आपकी मानसून रेनफॉल। अब दोनों के दोनों, कौन सी? जेट स्ट्रीम और मानसून रेनफॉल कहां मिल रही है? नॉर्थ इंडिया में। समझ में आया?
आपको अगर और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे इसके ऊपर आया है, आर्टिकल्स आए हैं, तो इसमें यही एक्सप्लेन करा है आईएमडी ने, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने, कि ज़्यादा बारिश होने का कारण क्या है कि जेट स्ट्रीम्स जो मेडिटेरेनियन का मानसून भी यहाँ लेके आके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो दिसंबर में आता था वो अब आ गया है, किसकी वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और डिटेल में मैं आपको बाद में कोई सा वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये भी इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग हुई, ये भी हुआ है आर्टिक ओशन के गर्म होने की वजह से। तो ये इस बार पानी आ गया और यहाँ से कौन मिल गई, मानसून मिल गई। तो जब ये दोनों एक साथ, यहाँ की रेनफॉल और यहाँ की रेनफॉल साथ में मिल रही, तो इसीलिए नॉर्थ इंडिया में प्रकोप बढ़ रहा है। तीसरा, ये दो कारण हो गए। तीसरा ये हो गया है कि जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन होते हैं, डिप्रेशन क्या होते हैं, लो प्रेशर एरिया होते हैं लैंड के अंदर। तो हमेशा बेसिकली पहले लैंड का लो प्रेशर एरिया सेंट्रल इंडिया में बनता था। कहाँ बनता था, सेंट्रल एरिया में डिप्रेशन बनता था। मगर ये डिप्रेशन कहाँ शिफ्ट हो गया है, नॉर्थ में शिफ्ट हो गया। तो जहां डिप्रेशन होता है वहीं सारी मानसून विंड वहीं जाती है, ठीक है। तो ये सेंट्रल में बन रहा था, अब कहां बनने लगा, ये नॉर्थ इंडिया में बन रहा। इसलिए आपने देखा कि सेंट्रल में राजस्थान, गुजरात, एमपी के कुछ पार्टों में बारिश ही नहीं हो रही है, और बारिश बहुत ज्यादा कहां बारिश हो रही है, वो बारिश हो रही है आपकी नॉर्थ इंडिया में। क्यों, उसका कारण एक है डिप्रेशन का शिफ्ट होना, और नॉर्थ इंडिया में इसलिए डिजास्टर हो गया। इसके तीन मेन कारण है। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मिलना, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी मिलना हो रहा है, ठीक है। फिर दूसरा, मानसून विंड वहां पहुंच रही है, किसकी वजह से पहुंच रही है मानसून विंड, मानसून विंड पहुंच रही है डिप्रेशन की वजह से। तो अब डिप्रेशन जो क्रिएट हो रहा है, कहां क्रिएट हो रहा है, जो सेंट्रल इंडिया में क्रिएट होना था वो कहां हो गया, नॉर्थ इंडिया में क्रिएट। इसकी वजह से सबसे ज्यादा पानी गिर रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा नेचुरल कोज। मैंने बताया ना, हर चीज के क्या होते हैं, दो कोज होते हैं, एक नेचुरल होता है, एक मैनमेड होता है, उसको एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं, ठीक है ना। अब मैनमेड कारण क्या है, अब ये तो पढ़ लिया हमने कौन सा, नेचुरल कारण की हिमाचल में। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, मैनमेड कारण की। अब मैनमेड कारण मैं आपको समझाऊंगा कि मैनमेड कारण क्या है। बेसिकली मैनमेड कारण तीन कारण है वहां, एनर्जी, टूरिज्म, सबसे ज्यादा ये हो रहा है जो फ्लैश फ्लड का, फिर सिक्योरिटी। ये तीन कारण है, ये तीन कारण मेन कारण है, मैनमेड कारण है जो नॉर्थ में डिजास्टर ला रहे हैं। एनर्जी, एनर्जी का मतलब कि आप सबसे देखा कि जितनी भी रिवर है हमारी, सारी कहां से निकलती है, हिमालय से निकलती है। तो इन रिवरों के ऊपर हम क्या बना रहे हैं, डैम, ठीक है। आपने पहले ही देखा था उत्तराखंड का डिजास्टर हुआ था, केदारनाथ का, ठीक है। टेरी डैम पे ही उसका इशू आया था। बड़े बड़े डिजास्टर जो भी हो रहे हैं वो डैम की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि डैम उसमें पानी रोक लेता है, फिर डैम एकदम से पानी होता है, तो फिर डैम से पानी जाता है तो बहुत बड़ा डिजास्टर क्रिएट होता है। जैसे अभी भी तपोवन डैम के बारे में बात करा जा रहा है, क्योंकि तपोवन डैम से जो पानी छूटा है उसकी वजह से लोअर वैली पे सबसे ज्यादा डिजास्टर आ रहा है। तो ये डैम, बड़े बड़े डैम बनाना भी गलत होता है। और वो किसके लिए डैम बनाते हैं हम, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी के लिए। ये सारे डैम किसके लिए बन रहे हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए इसका मैंने वर्ड क्या रखा है आपका नाम, एनर्जी। तो ये आप बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम बना रहे हैं, वो एनर्जी कंजर्व करने के चक्कर में, और वही सबसे बड़ा डिजास्टर क्रिएट कर रहा है। इसलिए पहले भी रिपोर्ट आई थी कि बड़े बड़े बिग डैम बनाओ, रन ऑफ द रिवर वाटर वाले डैम्स क्रिएट करो। मगर आज भी हम इस पे काम करते जा रहे हैं, तो ऐसे डिजास्टर हमें फ्यूचर में भी देखने को मिले। दूसरा है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कौन सी, बॉर्डर, ठीक है ना। बॉर्डर सिक्योरिटी क्यों भाई साहब, क्योंकि आपने आज ही देखा है कि हम बीआरओ सारे रोड के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। कहां बना रहा है, चाइना रोड पे। सबसे ज्यादा हमारे इधर किससे लगा हुआ है बॉर्डर, चाइना। अब चाइना के साथ एग्रेसिव पॉलिसी भी हो रही है, इसी के लिए बीआरओ सबसे बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो बीआरओ कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो क्या कर रहा है, चेंजिंग द रिवर कोर्स, देख लो वही वाला वापस कर रहा है। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ये भी बीआरओ का वाला काम आ गया है, ठीक है। फिर पुअर ड्रेनेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि अगर आप रोड बनाओगे तो ड्रेनेज सिस्टम चेंज होगा ही होगा, और लैंड भी डिग्रेडेशन होगा, डिफॉरेस्टेशन भी हो गया। ये सब किसका काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बीआरओ के रोड बनाने का। और आज आपने देखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ भी पास करा है, उनने बोला है कि 100 किलोमीटर तक जितने भी फॉरेस्ट हैं रोड के, और हम उन्हें कट कर सकते हैं और वहां कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कर सकते हैं। अभी फॉरेस्ट बिल पास हुआ है कहाँ, लोकसभा राज्यसभा में भी, और उनने बोला है कि 100 किलोमीटर तक हम क्या कर सकते हैं, रोड को क्लियर, फॉरेस्ट को कट कर सकते हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन बना सकते हैं। क्योंकि पहले इसकी इन्वायरमेंट के थ्रू, फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू ये रोड बनाना डिफिकल्ट था, मगर अब बीआरओ रोड बना सकती है। तो यहाँ बैलेंस आंसर है, सिक्योरिटी भी जरूरी है और इन्वायरमेंट भी जरूरी है। समझ में आया, चाइना के लिए सिक्योरिटी भी जरूरी है। अगर आप बॉर्डर एरिया में अगर डेवलपमेंट नहीं होता, चाइना हमारे से एग्रेसिव हो जाएगा। तो ये सोचो कितना दिक्कत वाली बात है।
इधर जाए तो कुआं, उधर जाए तो खाई, दोनों काम बराबर है, ठीक है ना। ये कारण है। दूसरा मैंने आपको एनर्जी बना दिया, एनर्जी का मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम, तो हम ये कर सकते हैं कि डैम हटा सकते हैं, ये तो हम कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन मैं मानता हूं, जो मुझे लगता है आजकल सारे जगह का क्या है, टूरिज्म। सबसे बड़ा मेरे को रीजन लगता है आजकल टूरिज्म। जितनी भी आपकी हिमालय की जगहें हैं, जो सुंदर जगह हैं, आइलैंड्स हैं, ठीक है, कोई भी आप देखोगे स्नो है, कवर है, सबको बर्बाद कर रहा है केवल टूरिज्म। कौन कर रहा है? टूरिज्म। मैं बताता हूं कैसे। क्योंकि जैसे टूरिज्म होता है तो टूरिज्म इंडस्ट्री क्या करती है, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड बनाना तो ये तो हमारी जरूरत है, बीआरओ को रोड तो बनाना ही पड़ेगा, तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं, मगर टूरिज्म इंडस्ट्री सबसे ज्यादा डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर करती है। जितना हिमालय के अंदर पोटेंशियल नहीं है लोगों को रखने का, मगर उससे ज्यादा होटलें बन रही हैं, ज्यादा से ज्यादा 4 धाम के आपने रोड देखे हैं वो बन रहे हैं। केदारनाथ में आपने देखा ही था, क्योंकि वहां का डिजास्टर किसकी वजह से आया, टूरिज्म की वजह से। क्योंकि लोग दिन पे दिन 1 लाख 2 लाख शरणार्थी रोज दर्शन करने जा रहे हैं, जिसकी वजह से इतने लोग आ रहे हैं, तो उसके लिए इतना बड़ा ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। उतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उतना ज्यादा किसकी, हिमालय की इकोसिस्टम को नुकसान पड़ेगा। ये टूरिज्म हमारे, मैंने देखा है कहीं भी जा रहे हैं आप, कहीं भी अंडमान निकोबार जा रहे हैं आप, कहीं भी इंडिया में क्या वर्ल्ड में भी जा रहे हैं, ये सारे इकोलॉजी को खराब करने में लगा है। पहला इसका कारण है कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन टूरिज्म ही क्रिएट करता है। प्लास्टिक ला रहे हो, रोड ले जा रहे हो, तो सबसे ज्यादा, अगर पहले हिमालय ऐसा नहीं था, जैसे जैसे आपका टूरिज्म बढ़ा, आप देख लीजिए शिमला में बर्फ गिरना बंद हो गई। क्यों? टूरिज्म बढ़ गया तो वहां पॉल्यूशन बढ़ा, तो टेम्परेचर बढ़ गया। आजकल शिमला में बर्फ ही नहीं गिरती, नहीं तो पहले शिमला बहुत ही सुंदर था। आप दूसरा कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, टूरिज्म बढ़ाने के लिए, जैसे मैं एग्जांपल बताऊं, 4 धाम रोड बना रहे हैं, गंगोत्री रोड बना, अब वहां स्टेबिलिटी नहीं है। लाइक कौन सा है, फोल्डिंग माउंटेन है। वो कौन सा माउंटेन है, फोल्डिंग माउंटेन। और कौन सा किससे बना है, सेडिमेंट्री रॉक से बना है। तो अगर वहां बड़ा कंस्ट्रक्शन करोगे तो लैंडस्लाइड होंगे ही होंगे, क्योंकि वो इग्नेस रॉक से नहीं बना है, और आप वहां दिन पर दिन कंस्ट्रक्शन बढ़ाते जा रहे हैं। फिर टूरिज्म कोज मास पोल्यूशन, सबसे बड़ा पोल्यूशन टूरिज्म ही कर रहा है। होटल इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हो आप, बड़े दिन पे दिन होटल बनाते जा रहे हो। व्हीकल, आप जाकर कभी देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, अगर आप कभी न्यू ईयर में गए हो नॉर्थ ईस्ट पे, अगर या आप नॉर्थ पे गए हो कभी मसूरी वसूरी, तो आप देखना कि इतना बड़ा ट्रैफिक जाम होता है। पूरा दिल्ली, पूरा नॉर्थ इधर का पूरा शिमला और मसूरी में जाता है। इतना ट्रैफिक जाम होता है कि कम से कम आप मानेंगे 10-10 घंटे खड़ा होना पड़ता है। तो इतने लोग अगर उस पर सस्टेनेबिलिटी नहीं और इतने लोग अगर आएंगे तो पोल्यूशन तो होगा। डिट्रेट द एनवायरमेंट को सब खराब कर रहे हैं। जैसे क्यों कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर करोगे तो डिफॉरेस्टेशन करोगे, फिर डिग्रेडेशन करोगे। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट आंसर राइटिंग पे यही होगा कि टूरिज्म, इसको अगर हमने कंट्रोल कर लिया, बाकी चीजों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, बीआरओ को रोड बनाना ही पड़ेगा, डैम को कंट्रोल कर सकते हैं और इसको करेंगे। ये कंट्रोल टूरिज्म कहां से सीखना है, कितना टूरिज्म को कैसे बेनिफिट हो सके देश को, ये कहां से सीखना है, ये सीखना है आपको भूटान से। भूटान ने अभी सबसे इंपॉर्टेंट किससे सीखना है आपको, भूटान से। एक भूटान कंट्री है, ये भी टूरिज्म है, ये भी हिमालय की कंट्री है, मगर इसने क्या बोला है, कंट्रोल टूरिज्म बोल रहा है। ऐसा नहीं कि आप जो आओ जितने आ सकते हो, इसने बोला है कि जितनी हमारी क्षमता है हमारे देश की, उतने ही टूरिज्म अलाउड होंगे। इनने इंडियन टूरिज्म को रोक लगा दी, इंपोज कर दिया है। अगर आप आ रहे हैं तो उतने ही लोग आए जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और ना वो ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है, ना ज्यादा गाड़ियां आने देता है। तो हमको पूरा इस डिजास्टर वाले मैनेजमेंट से किससे सीखना चाहिए, भूटान से, कि कैसे टूरिज्म रखें। ज्यादा लालच की तरह, ज्यादा ग्रीड के चक्कर में आप अपने टूरिज्म को बढ़ाने के चक्कर, इंडस्ट्री को बढ़ाने के चक्कर इकोलॉजी का नुकसान ना करें। इसलिए तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, टूरिज्म वर्सेस इकोलॉजी, ठीक है ना, ये दोनों आ सकता है। टूरिज्म इंडस्ट्री आजकल सबसे ज्यादा इकोलॉजी को डैमेज करे, तो मैं ऐसे राइटिंग में भी ये आपको हेल्पफुल करेगा। तो आपका आज का टॉपिक पूरा कंप्लीट कर दिया, बेस्ट ऑफ लक। शायद ये इस बार के मेंस में भी काम आ सके, कि इस टॉपिक पे मुझे लग रहा है 90% की ये टॉपिक इस बार क्वेश्चन पे जरूर आएगा।